Okay, friends, once again, welcome back and a very good morning to everybody. I hope you all are safe. Your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a rotational motion. And today we're going to complete the whole theory of this chapter. And we'll try to finish some numerical as well. And this is the last session before Diwali. And our next session will be after the Diwali. So today we're going to complete this chapter theory wise. Some numericals and MCQ will be discussed later on. So far you had seen that this chapter is slightly lengthy, but it is a very interesting. Rotational kinematics is almost analogous to the translational kinematics. There are many equations are also analogous to each other. जो चीज हमने ट्रांसलेशन मोशन में लीनियर मोशन में डिस्कस किया था वही चीज यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर चेंजेस के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. बहुत सारे इक्वेशन भी एनालॉगस थे. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था. दैट द टॉपिक वाज रोलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट द स्लाइडिंग इन द इंक्लाइंड प्लेन. तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड the rolling object without the sliding, and we also had learned some numerical based on that. एक बार फिर से एक बार हम जो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसका उसका जो फंडामेंटल था, उसके जो इक्वेशंस थे वो एक बार हम मेमोराइज कर लेंगे. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर के लिए. चलो कोई बताएगा कि क्या था इक्वेशन? Object is rolling without sliding on inclined plane. चलो किसी को याद है स्पीड एट द बॉटम? किसी को याद है फॉर्मूला? नोबडी? एनीबडी नो द फॉर्मूला? मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? V square is equal to 2gh upon 1 plus k square plus upon r square. वेरी गुड. कौन बोला? Prajapati. गुड. So vice versa we can say V is equals to root 2gh upon 1 plus k square by r square. Hello. Second thing, acceleration. याद है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का? g sin theta upon 1 plus k square by r square. वेरी गुड. कौन बोला? Sahima. अच्छा, गुड. So that is the formula for the acceleration when the body is rolling without the sliding. Good. One more thing, किसी को याद है फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला? थर्ड वन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. One upon 1 plus r square by k square whole into tan theta. रे ब्लैक वाले माझी sin theta आएगा. So that was the formula of the frictional force, and whatever you had tell me that was the formula for the co of the friction. That was not the frictional force. Is that clear?
So that is the third equation you need to memorize. And the fourth one is condition for rolling without sliding. चलो याद है किसी को कंडीशन रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग? mu s is greater than equal to 1 tan theta into bracket 1 upon 1 plus r square by k square. देखो यहाँ पे उल्टा है, जो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के अंदर डिनोमिनेटर में क्या था के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर था, और यहाँ पे आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर है, दैट इज टू बी नोटेड. So this four formula from the last theory you need to remember. So that is we had learnt. अब हम कुछ नए कंसेप्ट डिस्कस करने का यहाँ पे हम कुछ नए कंसेप्ट डिस्कस करेंगे अभी. तो ये अभी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया दैट वाज करस्पॉन्ड टू द लास्ट सेशन. तो अभी हम कुछ नए थ्योरीज को डिस्कस करेंगे. The name of the theory is a mechanical advantage. So here it is. क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको ये नोट्स दिख रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने डिस्कस किया था. अब हम क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में डिस्कस करेंगे. एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द आइडियल लेवर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स. तो फ्रेंड्स आपने गार्डन में कभी वो सीसो देखा है? Yes, Yes, sir. sir. उसमें क्या होता है कि बीच में कोई एक पॉइंट होता है जहां से वो पूरे जो सिस्टम उसको बैलेंस किया होता है, और दोनों साइड से जो बच्चे हैं वो वहां पे ऊपर नीचे करते हैं. तो इसी टाइप का सिचुएशन है. इसका लास्ट में जो मैं फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं दैट इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस क्वेश्चन. अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है वो आपको लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. बट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. हम कुछ यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे, तो वो डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट, डेरिवेशन से भी कुछ सीखना है. तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसको मैकेनिकल एडवांटेज भी बोलते हैं. द टॉपिक इज नेम एज अ मैकेनिकल एडवांटेज. चलो ऐसा मान लो कि यहाँ पे कोई रोड है. assume that this is the road, एंड उसको है ना यहाँ से कोई सपोर्ट के द्वारा उसको यहाँ से कोई सपोर्ट मिला है. तो ये क्या करेगा, ये उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स क्रिएट करेगा. तो लेट आर बी द रिएक्शन फोर्स. यहाँ से उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, और रिएक्शन फोर्स को अज्यूम कर लेते हैं कि वो आर है. एंड दोनों साइड से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे दोनों एंड पे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है. तो वो क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करेंगे. सो इस टाइप का सिचुएशन है. चलो सपोज ये पूरा जो सिस्टम है ना वो इक्विलिब्रियम में है. अज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरा सिचुएशन इक्विलिब्रियम में है. assume that the whole system
is in equilibrium. ऐसा मान लो कि ये जो डिस्टेंस है वो d1 है एंड ये जो डिस्टेंस है वो d2 है, ऐसा मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसका मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा हुआ कि वो लीनियर मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो कोई मुझे बताएगा कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? R is equals to F1 plus F. वेरी गुड। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तो यहाँ पे तो तीन ही तो फोर्स है, एक जो सपोर्ट पड़ा हुआ है उसके द्वारा रिएक्शन फोर्स लगेगा और दूसरा दो फोर्स हमने लगाया दोनों साइड से, तो तीन ही फोर्स है। आर ऊपर है एंड F1 एंड F2 नीचे की साइड है, F1 एंड F2 नीचे की साइड है। तो रिजल्टेंट फोर्स कब जीरो होगा? जब R इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 होगा। तो ये हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया। अब सिस्टम अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सिस्टम और एक टाइप के इक्विलिब्रियम में है, कोई मुझे बताएगा कौन सा इक्विलिब्रियम? अभी रोटेशनल। एग्जैक्टली, अ सिस्टम इज इन द इक्विलिब्रियम मतलब देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई एक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम हो बट रोटेशनल ना हो, या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो या ट्रांसलेशन ना हो, तो इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ पे पूरा इक्विलिब्रियम है, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना इसका मतलब क्या हुआ? रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना इसका मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट क्या जीरो होगा? Torque. रिजल्टेंट टॉर्क जीरो होना। तो फ्रेंड्स चीज ऐसी है कि टॉर्क जब आप मेंशन करते हो तो रेफरेंस पॉइंट को मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज टॉर्क कितना होगा वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है तो उसका रिजल्टेंट टॉर्क जीरो होगा एंड विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट व्हाटएवर यू लाइक, आप कोई भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। अगर कोई सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू द एनी पॉइंट इट्स रिजल्टेंट टॉर्क विल बी जीरो। कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो आप, रिजल्टेंट टॉर्क जीरो ही होगा विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे जो पॉइंट ए है ना, वो जो पॉइंट है उसको मैं रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करता हूं। हियर point O is considered as a reference point. मैं ना पॉइंट O को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करता हूं। तो मुझे ये पता है कि रिजल्टेंट टॉर्क जीरो, देखो ये फर्स्ट टाइम मैं आपको ये बता रहा हूं कि रिजल्टेंट टॉर्क जीरो करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स है। दैट इज फर्स्ट टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत एमसीक्यू MCQ के अंदर ये कंसेप्ट आने वाला है। रिजल्टेंट टॉर्क जीरो है तो उसका मीनिंग क्या हुआ, कैसे हम उसको जीरो करेंगे? तो पहले मुझे ये बताओ कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन क्या था, किसी को कोई मुझे बताएगा? R cross F. वेरी गुड, R cross F. Can I say it is also equals to force into the perpendicular distance from the line of action of the force from the reference point Yes, sir. into the perpendicular distance of line of action of force from the reference point? क्या ऐसा कह सकते हैं? Yes, sir. तो मतलब जितने भी फोर्स होंगे ना उतने टॉर्क क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे तीन फोर्सेस है, F1, F2 एंड R। तो यहाँ पे इसका मतलब ऐसा हुआ कि तीन टॉर्क यहाँ पे होंगे
और टॉर्क को फाइंड करने का मेथड क्या है? तो बोले फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो सबसे पहले टाउ वन की बात करते हैं। तो टाउ वन इज इक्वल टू क्या आएगा? तो बोले फोर्स F1 इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो रेफरेंस पॉइंट O है, तो उससे F1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, कोई बताएगा? F1 के D1 एक्शन से ये हुआ F1 का लाइन ऑफ एक्शन। ये जो F1 का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, D1 ये F1 का लाइन ऑफ एक्शन है, तो रेफरेंस पॉइंट से वो डिस्टेंस है ना, वो D1 हो जाएगा। बट मुझे ये बताओ कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में जब आप F1 फोर्स लगाओगे तो ये जो रोड है, रोड वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? आपको जस्ट F1 को कंसीडर करना है। तो F1 एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का ट्राई करेगा या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो एक रूल है, ये रूल आपको याद रखना है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन होने का ट्राई करेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो टॉर्क आपको एंटी क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क को पॉजिटिव कंसीडर करना है। फॉर द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टॉर्क शुड बी कंसीडर्ड पॉजिटिव। एंड अगर बॉडी का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो उसको आपको नेगेटिव कंसीडर करना है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क पॉजिटिव, क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क नेगेटिव। तो यहाँ पे F1 फोर्स के द्वारा देखो सीधी सी बात है, कोई एक डायरेक्शन का पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन का तो नेगेटिव करना ही पड़ेगा। तो एक कन्वेंशनल रूल है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन के लिए टॉर्क पॉजिटिव लेना होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के रोटेशन के लिए टॉर्क नेगेटिव लेना होता है। तो F1 के द्वारा ये जो रोड है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेगा, मतलब इसका जो टॉर्क है ना वो पॉजिटिव लेंगे। चलो अब टाउ टू मतलब F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, D2 तो आप देख सकते हो कि रेफरेंस पॉइंट से F2 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो D2 है। बट मुझे ये बताओ कि F2 फोर्स लगाने के द्वारा ये बॉडी रोटेट करने का ट्राई करेगा, बट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो क्लॉकवाइज के लिए आपको नेगेटिव ही कंसीडर करना पड़ेगा। चलो टाउ थ्री इज इक्वल टू फोर्स नंबर 3 इज R into the perpendicular distance. फोर्स नंबर 3 इज R into the perpendicular distance. मुझे सोच के बताओ कि ये जो फोर्स R है उसका O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है रेफरेंस पॉइंट से? 0 0। आप देख सकते हो कि जो फोर्स R का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पॉइंट O में से ही तो पास हो रहा है। फोर्स R का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पॉइंट O में से ही पास हो रहा है, तो उसका O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा, बिकॉज वो O में से ही तो पास हो रहा है, तो इसका 0 हो जाएगा। सो दिस इज कम्स आउट टू बी 0। तो बचेगा क्या? F1 D1 माइनस F2 D2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। तो फ्रेंड्स ये F1 अपॉन F2 जो है इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1, इसको मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। ये F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1 को ही मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। इसको क्यों मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं? वो इसलिए कि सपोज D1 जो है ना वो हम D1 को मैं सपोज D1 को मैं D2 से ज्यादा लेता हूं। D1 is placed much greater than D2. So what happened? तो D2 will be less than D1. तो
तो इसका मतलब ऐसा होगा कि ये जो d2/d1 का जो रेशियो है ना, वो बहुत ही कम मिलेगा हमको। d2/d1 का जो रेशियो है वो बहुत ही कम मिलेगा। तो मतलब क्या होगा कि f1/f2 भी हमको बहुत कम मिलेगा, लेस देन 1, वेरी लेस देन। तो f1 इज वेरी मच लेस देन f2। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या कहने का मतलब क्या है, यही कहना आपको क्वेश्चन होगा कि क्या कह क्या रहे इसका। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि f1d1 इज इक्वल टू f2d2, बट ये इसको मैकेनिकल एडवांटेज क्यों बोलते हैं, और फिर ये सब क्या समझाया कि d1 ग्रेटर देन d2, ये सब है क्या। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सपोज के यहाँ पे एक रोड है, जस्ट अज्यूम दैट हियर इज अ, देखो हमारे पास फिगर है, ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल फिगर है। तो मान लो कि यहाँ पे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे एक बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब F2 इज इक्वल टू माजी। ओके, तो राइट साइड में एक हैवी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है माजी। तो सोचो कि वो हैवी ऑब्जेक्ट है ना, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में माजी अपना फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो ये वो क्या करेगा, रोड को क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर। क्लॉकवाइज रोटेट करने का ट्राई करेगा। बट मुझे उसको रोटेट नहीं होने देना है, मुझे उसको वहां पे हैंग करके रखना है, वो हैवियर मास को हैंग करना है। तो आपको एक चीज पता होगी कि अगर कोई एम मास का कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको होल्ड करना है, कोई एम मास का ऑब्जेक्ट आपको हाथ में होल्ड करना है, तो हाउ मच फोर्स यू नीड टू अप्लाई, आपको कितना फोर्स अप्लाई कर, m न्यूटन। एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है उसको होल्ड करना है, तो आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एटलीस्ट इट्स वेट, आपको उसके वेट जितना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात आपको पता है? यस सर। ओके, बट सपोज कंसीडर करो कि आपके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आप इतना ज्यादा उसके वेट जितना फोर्स अप्लाई करो, तो भी उसको होल्ड करके रखना है, तो भी आपको उसको होल्ड करके रखना है। बट आपके पास इतनी ताकत नहीं है, आपके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आप इसको होल्ड कर पाओ, बिकॉज आप इतना फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते उसके वेट जितना। तो हम एक ट्रिक करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि D2 D1 है ना, देखो ये जो D1 है ना, मतलब एक जगह पे हम एक सपोर्ट रख देंगे और D1 का वैल्यू हम ज्यादा रखेंगे, D1 का वैल्यू हम ज्यादा रखेंगे D2 से। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर हमको जो लेफ्ट हैंड साइड जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, देखो उसको होल्ड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड जो फोर्स लगाना पड़ेगा F1, दैट इज कम्स आउट टू बी वेरी 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 स्मॉलर देन F2। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर आप ये जो सपोर्ट है उसको थोड़ा राइट साइड शिफ्ट कर दो, मतलब यहाँ पे शिफ्ट कर दो, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि D1 का वैल्यू बहुत ज्यादा रखो एज कंपेयर टू D2, तो फिर आप कम फोर्स अप्लाई करोगे, F1 का वैल्यू कम होगा तो भी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर आप ऐसे अरेंजमेंट कर रहे हो कि जिसके अंदर आपका D1 का वैल्यू, मतलब आप जहां से हम सपोर्ट लगा रहे हैं, वो सपोर्ट से जहां पे हमको जो फोर्स प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, वो डिस्टेंस अगर हम ज्यादा रखेंगे और इसको कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली बाय प्रोवाइडिंग अ स्मॉल फोर्स F1, देखो मैंने क्या किया कि D1 आई हैड केप्ट मच मच लार्जर देन D2, तो D1 का वैल्यू मैंने ज्यादा रखा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि F1 विच कम्स आउट टू बी वेरी लेस देन F2। तो फिर अब क्या होगा कि अब आप कम फोर्स अप्लाई करोगे, F2 से बहुत कम। आपको एक्चुअल में तो कितना फोर्स अप्लाई करना था उसको M2 मास को होल्ड करने के लिए, F2 इक्वल्स टू mg, बट आपके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो भी आपको उसको होल्ड करना है। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है कि आप वो जो सपोर्ट है उसको थोड़ा हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ रख दो, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको जो लेफ्ट हैंड साइड जो फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो फोर्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ मैकेनिकल। मैकेनिकल एडवांटेज। तो अब पता चला आपको यहाँ पे एडवांटेज क्या मिला हमको, हम स्मॉल एग्जांपल है कोई रियल? हम
we are by providing just a smaller amount of the force also we can hold the heavier object by this method. तो हम कम फोर्स अप्लाई करने के द्वारा भी हेवियर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे होल्ड कर पाएंगे. तो ये चीज आपको समझ में आई फ्रेंड्स? Yes, sir. तो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द मैकेनिकल. तो आपको इस थियरी में एक तो दो चीज सीखनी थी. एक तो ये रिजल्टेंट टॉर्क जीरो कैसे करना है, रिजल्टेंट टॉर्क जीरो कैसे करना है आपको ये सीखना था. और दूसरा आपको ये सीखना था कि अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं एंड ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप डायरेक्टली यू आर एबल टू राइट डायरेक्टली F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2. ये शॉर्टकट आप याद रख दो. इस टाइप के सिचुएशन में आप डायरेक्टली ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो. F1 D1 इज इक्वल्स टू F2 D2. सो दिस इज द शॉर्टकट यू कैन रिमेम्बर. तो आपको यहाँ पे यही चीज आपको यहाँ पे सीखना था. और दिस क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बट एक तो रिजल्टेंट टॉर्क जीरो कैसे करना होता है वो आपको ये समझ में आया होगा. और मैकेनिकल एडवांटेज मतलब ये F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2 इक्वेशन आप याद रख दो. तो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? सर इसका एग्जांपल है कोई? हाँ मैं बताऊं, चलो सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको. आपके पास स्केल है, स्केल. यस सर. तो आप क्या करोगे कि स्केल के एक एंड पे आप एक काम करो, 10 रुपीज का कॉइन रख दो. 10 रुपीज का कॉइन रखा. यस यहाँ सर. पे मैंने 10 रुपीज का कॉइन रखा. और दूसरे मुझे ये 10 रुपीज का कॉइन बैलेंस करना है. और यहाँ पे मुझे है ना 1 रुपीज का कॉइन रखना है, ओनली 1 रुपीज कॉइन, मतलब जिसका मास कम है. तो ये मेरा एफर्ट्स हुआ. दिस इज माई एफर्ट. तो ये मुझे यहाँ पे जो फोर्स लगाना था वो F1 हुआ. और ये जो है उसको मुझे होल्ड करना है. तो अब क्या करोगे, आपको ये जो आपके पास स्केल है ना, तो आप आपके फिंगर से सपोर्ट दोगे. बट सपोर्ट आपके जो फिंगर्स होगी, तो आप ये करो ना, एक्सपेरिमेंट करो. तो आपका फिंगर कौन से कहाँ पे, आप एग्जैक्टली मिडल में आपको रखना पड़ेगा ये स्केल के, या कहाँ पे रखना पड़ेगा? अब एक काम करो, स्केल के एक साइड हैवियर ऑब्जेक्ट रखो और दूसरी साइड उसको बैलेंस करने के लिए लाइटर ऑब्जेक्ट रखो. और आपको जो सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा वो एग्जैक्टली बीच में नहीं आएगा. वो कहाँ पे आएगा? F2 के बाजू में. मतलब हाँ, वो नजीक में. F2 के बाजू में आएगा. तो यहाँ पे आप अपना फिंगर यहाँ पे रखते हो और ये, तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपका पूरा स्केल बैलेंस हो जाएगा. ये आपका स्केल बैलेंस हो जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर. Yes, sir. तो ये उसका बेस्ट रिप्रेजेंटेड एग्जांपल है. इज दैट क्लियर? तो D1, इफ यू केप्ट द D1 लार्जर देन D2, then by providing small efforts also you can hold the larger object, heavier object. It is clear to you? यस सर. अब ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर. Yes, sir. तुम आपने कभी चाइनीज पिक्चर देखा? वो कभी पता है, बड़ा वो बाम्बू वाला स्टिक लेते हैं और फिर उसके एंड पॉइंट से थोड़ा ही फोर्स प्रोवाइड करते हैं. तो लास्ट दूसरे एंड में बहुत ज्यादा फोर्स क्रिएट होता है. देखा वो चाइनीज में कभी भी फाइटिंग बताते हैं, वो कुंग फू देखा हो? Yes, sir. Yes, sir. वो बाम्बू स्टिक वाला भी फाइटिंग कभी कभी आता है. तो बहुत बड़ा स्टिक होता है. तो क्या करते हैं कि एक एंड से बहुत स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो भी दूसरे एंड में बहुत ही इफेक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होता है. कभी शायद आपने देखा होगा ये चाइनीज पिक्चर. तो वो चीज भी इसी के साथ कंपेटिबल है. बाय प्रोवाइडिंग अ स्मॉल एफर्ट्स वी कैन क्रिएट द लार्ज फोर्स. By providing small efforts, we can create the large force. So that is the mechanical advantage. Is that clear? यस सर. Yes, sir. तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर मैंने आपको सिखाया कि दो चीज आपको याद रखना है. एक तो मैकेनिकल एडवांटेज एंड ये D1, और ये रिजल्टेंट टॉर्क कैसे जीरो करना है वो मैंने आपको सिखाया. तो फ्रेंड्स, question number 36 I think you had understood. Question number 37 and 38 जो है ना, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है. तो फ्रेंड्स, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास दोनों अलग चीज है. कभी कभी
students get confused between the center of gravity and center of mass. But I am precisely telling you that center of mass and center of gravity are totally different thing. अब क्वेश्चन इज दैट कि क्या उसमें डिफरेंस क्या है? वैसे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला टॉपिक आपके कंटेंट में नहीं है, वो अभी जो नया गुजरात बोर्ड वालों ने ये टॉपिक को एलिमिनेट किया हुआ है, बट मैंने बताया कि हम सारे थ्योरीज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सीबीएसई वालों को देखना पड़ेगा उसके कंटेंट में है कि नहीं, बट सेंटर ऑफ मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको उसका कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 37 38 का खाली कंसेप्ट ही आपको समझना है, कंसेप्ट ही समझना है। तो क्वेश्चन ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच यू कैन अज्यूम द रिजल्टेंट टॉर्क बाय ग्रेविटी इज जीरो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी is the point for which you can consider the resultant torque by gravity, that is gravitational torque becomes zero. अब क्वेश्चन इज दैट कि स्टिल वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टूड, क्या पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बोल रहे हो आप। मैं अभी बताऊं क्या है इसमें सिस्टम। चलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझने के लिए हम एक रोड का एग्जांपल लेंगे। चलो, मेरे पास यहाँ पे एक रोड है, यूनिफॉर्म रोड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा भैया? सेंटर में। इसके सेंटर ऑफ मास उसके एग्जैक्टली जियोमेट्रिकल सेंटर में आएगा। राइट नाउ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो द सेम पॉइंट। अभी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वहां पे ही है, अभी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वहां पे ही है, बिकॉज उसी पॉइंट के द्वारा वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगा। उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका रिजल्टेंट टॉर्क भी जीरो होगा। तो सेंटर ऑफ मास जहां पे है वहां पे ही अभी राइट नाउ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बिकॉज उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट टॉर्क वहां पे जीरो होगा, एंड रिजल्टेंट टॉर्क बाय ग्रेविटी बिकम जीरो, दैट दिस पॉइंट इज कंज्यूम्ड टू बी अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मैं थोड़ा एक और एग्जांपल देता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी मैं है ना उसी रोड को, उसके थोड़े पार्ट को, उसी रोड के थोड़े पार्ट को मैं पानी के अंदर डालता हूँ। रोड वही का वही है और उसके कुछ पार्ट को मैं वाटर के अंदर फिल करता हूँ। तो जो पार्ट पानी के अंदर जाएगा उसका क्या होगा? उसको वो क्या करने का ट्राई करेगा? अभी जो पानी के अंदर जो पार्ट गया है वो वहां से वो पार्ट को के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? उस पार्ट के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा भैया, बताओ मुझे। Buoyant force. Buoyant force. वेरी गुड, buoyant फोर्स लगेगा। तो फिर वो पार्ट कौन से डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेगा? अपवर्ड। Upward. Word. तो वो क्या करने का ट्राई करेगा? मतलब ये ऑब्जेक्ट रोटेट करने का ट्राई करेगा। एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रोटेट करने का ट्राई कर रहा है, मतलब रोटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो टॉर्क जीरो है, ऐसा कह सकते हैं? यस और नो? टॉर्क जीरो है ऐसा कहना पड़ेगा या नहीं कह सकते हम? यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट हो रहा है, उसका मतलब कि कह सकते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कि उसके ऊपर कुछ टॉर्क लग रहा है, बट उसको मुझे बैलेंस करना है, उसको मुझे रोटेट नहीं होने देना है। तो देखो, ये केस में मेरा जो फिंगर था, मैंने उसको बैलेंस करने के लिए मेरे फिंगर को मैंने यहाँ पे रखा था। ये केस नंबर 1 के लिए मैंने ये रोड को बैलेंस करने के लिए मेरे जो फिंगर थे ऐसे मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में रखा था, तो वो बैलेंस हो गया था। बट अब सोचो कि अब मुझे मेरे फिंगर को, बैलेंसिंग पॉइंट को मुझे कहाँ पे, क्या मैं उसको वहां पे फिंगर रख सकता हूँ बीच सेंटर पे ही? तो क्या वो बैलेंस? नहीं सर, लेफ्ट हैंड साइड No, रखना sir. पड़ेगा। तो आपको वो बैलेंसिंग पॉइंट जो है उसको कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड रखना। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? यस सर। तो अब ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, तो वहां पे अगर आप फिंगर रखोगे, वहां पे आप सपोर्ट रखोगे, तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो भी रोटेट करना बंद हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे रिजल्टेंट टॉर्क बाय ग्रेविटी बिकम्स जीरो। रिजल्टेंट टॉर्क जीरो कहाँ पे होता है? इसके सेंटर सी पे होता है या सी डैश पे होता है? मुझे ये बताओ। यस पे। सी डैश पे।
तो स्टील, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि C इज द स्टील सेंटर ऑफ मास, ये तो सेंटर ऑफ मास ही रहेगा बिकॉज रोड है, तो रोड का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे ही रहेगा, बट ये इस सिचुएशन में उसका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है ना वो ये हो जाएगा, दिस वन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी आपको क्लियर है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस क्या है? जहाँ पर समेशन टॉर्क 0 होता है वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ वही तो उसका डेफिनेशन है, वही तो उसका डेफिनेशन है कि a point for which the resultant torque by the gravitational forces becomes zero. That is the definition of the center of gravity. Is that clear to you? Yes, sir. तो लास्ट में जो बंदा बोला एकदम करेक्ट समझा, Yes, sir. पॉइंट मुझे फाइंड करना चाहिए कि जहां पे रिजल्टेंट टॉर्क जीरो होता है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। परफेक्ट। इज दैट क्लियर टू यू? सर ये वही यूनिफॉर्म रॉड है ना? हाँ रोड तो वही है, Yes, sir. of mass तो वही, मतलब in any of the situation the center of mass of the rod will be remains the same, that is at its equilibrium, that is at its geographic center। तो सेंटर ऑफ मास तो वही का वही रहेगा, वो कोई भी कंडीशन चाहे उसको पानी में डालते हो या नहीं डालते हो, कोई भी कंडीशन में सेंटर ऑफ मास तो वहां का वही रहेगा। बट अगर कोई एक्सटर्नल पैरामीटर नहीं है, अगर ये बॉयंट फोर्स या वगैरह मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड होगा, वो एक ही हो जाएगा अगर कोई एक्सटर्नल पैरामीटर्स नहीं है। बट अगर कोई एक्सटर्नल पैरामीटर्स है तो सेंटर ऑफ मास तो वही का वही रहेगा, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया पूरा चीज? यस सर। तो ये सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग चीज है, वो आपको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन अगर आपको बोलना है तो ऐसा बोल सकते हैं कि अ पॉइंट फॉर विच द रिजल्टेंट टॉर्क बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, resultant torque by the gravity becomes zero, this point is considered to be a center of gravity. In the normal condition, in the free space or in the uniform gravitational force, जहाँ पे buoyant force ऐसा कुछ नहीं है, तो in the normal case the center of gravity and the center of mass lying on the same point. But if the gravitation is not uniform throughout the object, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के राइट साइड ग्रेविटी का इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है बॉयंट फोर्स के द्वारा, बॉयंट फोर्स के द्वारा ग्रेविटी का इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है राइट साइड, बट लेफ्ट हैंड साइड तो उसी का वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अगर ग्रेविटी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अनबैलेंस्ड है तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग चीज होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, समझ में आया भैया? यस सर। तो ये क्वेश्चन नंबर Yes, sir. हाँ बोलो 37 एंड 38 में खाली एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन आपको प्रिपेयर करना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको बोलते हैं? जहां पे टॉर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स जीरो, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 39, एक्सप्लेन द वर्क डन बाय द टॉर्क फॉर द रोटेटिंग बॉडी। तो ये क्वेश्चन आपको 3 या 4 मार्क्स में प्रिपेयर करना है। वर्क डन बाय द टॉर्क इन द रोटेटिंग बॉडी। तो 39th क्वेश्चन एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल चैप्टर, दैट इज अ क्वाइट बिग चैप्टर। तो अभी हम उसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38 के अंदर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट ही आपको समझना है। तो बेसिक कंसेप्ट इज जहां पे रिजल्टेंट टॉर्क ग्रेविटी के द्वारा जीरो होता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। अलग अलग सिचुएशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो सकता है उसका लोकेशन। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लाइंग ऑन द सेम पॉइंट, वो चेंज नहीं होगा। So that is the basic difference between the center of mass and center of gravity. Now I am going to discuss the work done in the case of rotating body. चलो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39 में देखो कि एक रोटेटिंग बॉडी का कोई एक पार्टिकल मैंने लिया हुआ है।
एक बॉडी रोटेट हो रही है तो उसका कोई एक पार्टिकल मैंने लिया हुआ है। पहले मैं एक पार्टिकल के लिए वर्क फाइंड करूंगा, कोई एक पार्टिकल के लिए पहले मैं वर्क फाइंड कर दूंगा, फिर उसका हम समेशन करेंगे सारे पार्टिकल के लिए, तो मुझे रिजल्टेंट वर्क मिल जाएगा, रिजल्टेंट वर्क डन मिल जाएगा। तो मुझे पहले ये बताओ कि जब कोई बॉडी रोटेट होती है तो पार्टिकल सारे क्या करते हैं बॉडी के अंदर के? Circular motion. जब कोई बॉडी रोटेट होती है तो बॉडी के अंदर के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं फ्रेंड्स? Circular motion. वेरी गुड, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे मैंने कोई एक पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का पाथ यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। देखो ये रहा उसका सर्कुलर मोशन का पाथ। कोई एक तो ये कर रहा है सर्कुलर मोशन। चलो, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। राइट नाउ अज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट द P1 पॉइंट। हमारा जो पार्टिकल है वो अभी P1 पॉइंट पे है, तो रेफरेंस पॉइंट से उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर R1 है। पार्टिकल मैंने अज्यूम किया हुआ है कि P1 पॉइंट पे है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसका डायरेक्शन वेक्टर R1 का डायरेक्शन ये रहा। तो दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R1। तो वेक्टर R1 का ये डायरेक्शन है पोजीशन वेक्टर। पार्टिकल अभी कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये फिगर के अंदर पार्टिकल कहाँ पे अभी पड़ा हुआ है? P1 पे। पॉइंट P1 पे। तो ये उसका पोजीशन वेक्टर है, R1 का डायरेक्शन है। ये एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर ये रहा आपका R1 यहाँ पे है और उसका ये डायरेक्शन है। यहाँ पे अज्यूम कर लो कि F1 फोर्स लग रहा है और ये F1 फोर्स जो है ना वो वेक्टर R से अल्फा 1 एंगल पे लग रहा है। ये F1 फोर्स जो है ना वो अल्फा 1 एंगल पे लग रहा है। तो वेक्टर R एंड वेक्टर F1 के बीच में, वेक्टर R एंड वेक्टर F1 के बीच में अल्फा 1 फोर्स, अल्फा 1 एंगल है। So friends, the torque by F1 force on considered particle, हमने जो पार्टिकल कंसीडर किया है, on considered particle, चलो, तो τ1 is equals to, according to the definition, it is a R1 cross F1, बट ये τ1 का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? मैग्नीट्यूड तो बोले R1 F1 sin थीटा, बट व्हाट इज द एंगल बिटवीन द R1 एंड F1? Alpha 1. Alpha 1. तो वो है ना, वो अल्फा 1 है। क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो अज्यूम करो, सपोज इन अ डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम, डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम, particle is moved from P1 to P1 डैश। तो आप देख सकते हो कि पार्टिकल कहाँ से कहाँ पे पहुंचा डेल्टा टी इंटरवल टाइम में। तो बोले P1 से P1 dash. ये रहा P1 डैश आपका। क्या दिख रहा है आपको फिगर के अंदर P1 डैश? Yes, sir. तो उसका डेल्टा S जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा S1 है। So it's a displacement can be considered. It's a displacement is a delta S1 that is a P1 dash। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ फ्रेंड्स? Yes or no? अरे हाँ तो Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो नाउ वर्क डन ऑन दिस पार्टिकल।
चलो कितना वर्क होगा इसके ऊपर, इसको डेल्टा W1 बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, डी के बदले डेल्टा S1, तो F1 डेल्टा S1 इंटू कोस ऑफ एंगल, दोनों के बीच में किसके किन लोगों के बीच में एंगल, यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, कौन से दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा, तो बोले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, d theta. ये जो वेक्टर है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है, Theta 1. डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और F1 के बीच में एंगल कितना है देखो तो भैया, Theta 1. थीटा 1। तो कहना इसे F1 डेल्टा S1 थीटा 1। Yes, sir. बट थोड़ा सोच के मुझे बताओ कि थीटा 1 प्लस अल्फा 1 का एडिशन कितना होगा। देखो 90. हाँ, रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज, देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड द रेडियस दैट इज अ टेंजेंट, तो टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में ऑलवेज कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। D. तो आप देख सकते हो फिगर के ऊपर से कि ये थीटा 1 प्लस अल्फा 1 को कंबाइन करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 90 degree. 90 मिलेगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इन प्लेस ऑफ थीटा 1 आई कैन राइट Pi by 2 minus. 90 माइनस अल्फा 1, क्या ये ऐसा मैं लिख सकता हूँ। Yes, sir. और एक चीज, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू, कहना इसे एंगल इनटू रेडियस। Yes, sir. तो यहाँ पे जो हमारा ये पीपी डैश है, P1 P1 डैश, ये एक्चुअल में तो एक टाइप का आर्क ही है ना, ये सर्कुलर पाथ का आर्क ही है एक टाइप का। तो ये जो डेल्टा S1 है वो हमारा आर्क है। तो ये आर्क एंगल कितना सस्टेन कर रहा है, कितना एंगल ये आर्क के द्वारा बन रहा है, देखो तो सर्कल के ऊपर, ये जो आर्क, 90 minus 90, 90. नहीं, आर्क इज मेकिंग हाउ मच एंगल विद द सेंटर, तो ये वाला, d theta. हाँ, तो यहाँ पे ये देखना है आपको, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वो आर्क है, और उसके द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है देखो, तो डी थीटा, डेल्टा थीटा भी कह सकते हैं। ये डी के बदले डेल्टा यूज कर सकता हूँ, स्मॉल हो तो उसको डी भी बोल सकते हैं, डेल्टा भी बोल सकते हैं। तो मुझे बताओ कि ये जो आर्क है डेल्टा एस P1 डैश, वो कितना एंगल सब्सटेंड कर रही है, तो बोले डेल्टा थीटा। तो फ्रेंड्स ये जो आर्क का लेंथ होगा वो कितना होगा, आर्क का लेंथ इज इक्वल टू एंगल इनटू द रेडियस। अब एंगल कितना सब्सटेंड हो रहा है, Delta theta. एंड रेडियस क्या है उसका, r1. R1. तो अब है ना, मैं इक्वेशन 2 के अंदर ये दोनों 3 और 4 के वैल्यूज है ना, मैं इक्वेशन 2 के अंदर प्लेस करता हूँ। तो अब मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो फिर F1, अब डेल्टा S1 के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए, delta theta R1, एंड इनटू कोस ऑफ थीटा 1 के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए, 90 minus alpha 1. बट कोस 90 माइनस अल्फा 1 तो क्या होता है भैया, Theta 1. अरे कोस 90 माइनस अल्फा 1 क्या होता है, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, Sin alpha 1. साइन अल्फा, साइन कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, कोस पाई बाय 2 माइनस अल्फा मतलब साइन अल्फा। तो कैन आई से इट इज इक्वल्स टू F1 इंटू R1 इंटू साइन अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ देखो तो, F1 Yes, sir. Yes, sir. 1 इंटू साइन अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा लिख सकता हूँ। बट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 F1 R1 साइन अल्फा 1 तो क्या है, टाउ। tau 1 है। So that is why it is proved that the work done delta W1 for the particle 1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर वर्क कितना होगा, तो बोले tau 1 डेल्टा थीटा जितना होगा। चलो क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, Yes. समझ में आया, Yes. यस और नो। Yes. अब Yes, सोचो, sir. ये तो एक ही पार्टिकल का वर्क है, अब सोचो कि बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स हैं,
तो इंटीग्रेशन उसके ऊपर जो टॉर्क है ना वो τ1 τ2 अप टू τn है। तो डेल्टा W1 τ1 डेल्टा थीटा, डेल्टा W2 क्या आएगा? डेल्टा W2 क्या आएगा? तो τ2 डेल्टा थीटा। देखो डेल्टा थीटा 1 डेल्टा थीटा 2 ऐसा नहीं आएगा, पूछो क्यों? डेल्टा थीटा 1 डेल्टा थीटा 2 ऐसा नहीं आएगा, क्यों? पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि जब बॉडी रोटेट होता है तो जितने भी पार्टिकल्स है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इक्वली हाँ, when the body is rotating, for all the particle angular displacement, angular velocity and angular acceleration, these three parameters are remaining the same for all the particles. तो डेल्टा W2 अगर लिखना है डेल्टा W2, तो ये आपको हो जाएगा τ2 डेल्टा थीटा एंड सो ऑन। तो रिजल्टेंट डेल्टा W फाइंड, रिजल्टेंट वर्क डन आपको फाइंड करना है। तो τ1 डेल्टा थीटा प्लस τ2 डेल्टा थीटा एंड सो ऑन। तो आप क्या करोगे? τ1 प्लस τ2 अप टू τn करोगे, बट सारे टॉर्क को मिला दो तो आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट टॉर्क। टाउ डेल्टा थीटा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सर इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा कर मतलब? सकते हैं, अगर अगर टॉर्क सेम नहीं है, बात आपका एकदम प्रॉपर है कि इफ द टॉर्क इज नॉट यूनिफॉर्म देन यू हैव टू राइट डाउन द वर्क डन इन दिस मैनर, इंटीग्रेशन टाउ डेल्टा। अगर टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो यू कैन आल्सो राइट दिस फॉर्मूला एज इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो फ्रेंड्स फाइनली वी आर एबल टू गेट द फॉर्मूला, और ये जो फॉर्मूला है वो किसके साथ कंपेटेबल है? वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। हाँ, ये वर्क ट्रांसलेशन मोशन का एफ डॉट डी, एफ डी के साथ कंपेटेबल है। इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स भी याद करो, तो उसके साथ ये फॉर्मूला कंपेटेबल है। तो क्या फ्रेंड्स ये पूरा चीज आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। अब मैं है ना दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर देता हूँ डेल्टा टी से। सो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू टाउ डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इफ द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ डी थीटा बाई डी टी। बट फ्रेंड्स ये डी डब्ल्यू बाई डी टी तो क्या होता है? पावर पी। पावर। तो पावर इज इक्वल टू राइट साइड क्या आएगा भैया? डी थीटा बाई डी टी तो क्या होता है? ओमेगा। डी ओमेगा, टाउ ओमेगा। ओमेगा। तो फाइनली वी गॉट द अनदर फॉर्मूला फॉर द पावर इज इक्वल टू टाउ ओमेगा। तो अगर आपको ये पूछते हैं कि ऑल्सो प्रूव पावर इज इक्वल टू टाउ ओमेगा, ऑल्सो प्रूव पावर पी इज इक्वल टू टाउ ओमेगा, तो फिर ये 2-3 स्टेप ऐड करने हैं यहाँ पे। इज इट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे ये चैप्टर के जितने भी थ्योरीज है वो सारे थ्योरी यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। तो थ्योरी वाइज ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। तो क्या ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. तो फ्रेंड्स थ्योरी वाइज दिस चैप्टर इज ओवर। कुछ न्यूमेरिकल्स अब हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ये बॉक्स के अंदर पी पावर पी इज इक्वल टू टाउ ओमेगा प्रूव किया, टाउ थीटा नहीं आएगा, मिस्टेक है। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में मिस्टेक कर दिया है, क्या आएगा? Tau omega. ओमेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। लेट्स डिस्कस सम न्यूमेरिकल। फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 इज कंप्लीट, राइट? 1 2 3 हो गया ना, बाकी है? हो गया। 4th and 5th भी हो गया होगा, एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। 6th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में यस सर। 6th आप ट्राई करना होमवर्क में। 7th वो आपका सेम ही है, फोर्स कपल का ही थ्योरी लिखना है, और लास्ट में ऐसा बोल देना है कि भाई फोर्स कपल इन
फोर्स कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट। कोई एक पार्टिकल का अगर फोर्स, कोई एक पार्टिकल का जो टॉर्क है ना वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है। सर 7th भी कर दिया है। हाँ वो कर दिया है, बट मैं बता रहा हूँ हाँ, ठीक। कोई एक पार्टिकल का फोर्स कोई एक पार्टिकल का टॉर्क रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है, बट व्हेन यू डील विद द टॉर्क बाय फोर्स कपल, तो मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट, वो हमने कर दिया है। 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। 8th इज अ रियली अ गुड क्वेश्चन, जो आज हमने जो थ्योरी डिस्कस किया इसके साथ ही ये कंपेटेबल है। इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो क्या ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? Yes, sir. ओके, क्या है क्वेश्चन देखो। A metal bar 70 centimeter long and 4 kg in the mass supported on a 2 NIF edge placed 10 centimeter from each end। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि हमारे पास एक रोड है, 70 सेंटीमीटर का रोड है वो, and it is supported by NIF edges placed at the 10 centimeter from both the ends। So this is the road, 70 सेंटीमीटर का रोड है और दोनों साइड सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है। कितने सेंटीमीटर पे? तो दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर 10 centimeter. सपोर्ट है। एक सपोर्ट यहाँ पे होगा और एक सपोर्ट यहाँ पे है। मुझे ये बताओ भैया, ये डिस्टेंस कितना होगा? 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर। अब पूरे जो रोड है उसका मास, उसका वेट कहाँ पे है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं? सेंटर पे। उसके सेंटर, ये जो रोड है उसका खुद का पूरा वेट, उसका जो खुद का वेट है ना, वो ऐसा मान के चल सकते हैं कि उसके एग्जैक्ट सेंटर पे है। उसके एग्जैक्ट सेंटर पे हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि उसका वेट वहां पे लग रहा है। तो द वेट ऑफ द होल रोड इज assumed to be acting on its center of mass, on its geometrical center। चलो, अब ये जो एज है, ये जो एज है वो क्या करेगी? रोड के ऊपर क्या करेगी? सर पर ये यूनिफॉर्मली हाँ, वो बाय डिफॉल्ट हम यूनिफॉर्म ही लेंगे, हम उसको यूनिफॉर्म ही लेंगे। रिएक्शन फोर्स। तो ये जो नीफ एज है वो क्या करेगी? वो रिएक्शन फोर्स करेगी, वो रिएक्शन फोर्स लगाएंगी। तो रिएक्शन फोर्स अपवर्ड वो कौन से डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। चलो, एक को R1 बोल देते हैं, दूसरे को R2 बोल देते हैं। ओके, चलो यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। अब क्या है, तो अब उसके बाद ऐसा दिया हुआ कि 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट द 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द एंड। तो कोई एक एंड से 30 सेंटीमीटर पे, एंड ए से 30, कोई एक एंड से 30 सेंटीमीटर पे एक और एक वेट को सस्पेंड किया हुआ है 6 kg का। तो कोई मुझे बताएगा उसका लोकेशन क्या आएगा? चलो मुझे ये बताओ कि ये ए से शुरू करके ये जी तक का डिस्टेंस क्या होगा, ए से जी का? 10 centimeter. 35। ए से जी का डिस्टेंस 35। क्यों? बिकॉज रोड का जो लेंथ है वो कितना है? 70 डिवाइड बाय 2। हाँ, 70 डिवाइड बाई 2। परफेक्ट। तो मुझे क्या दिया हुआ है कि एक एंड से 30 सेंटीमीटर पे, अब ये जी जो है वो 35 पे है, तो वो जो नया जो कोई मास सस्पेंड किया होगा वो कहाँ पे किया होगा? लेट इट इज सस्पेंडेड एट द पॉइंट पी। तो पॉइंट पी मस्ट बी लोकेटेड एट हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए? तो बोले 30।
तो 30 का मतलब क्या हुआ, 35 से कम हुआ, तो यहाँ पे कहीं पे उसको सस्पेंड किया होगा डब्ल्यू डैश को। और ये पीजी का डिस्टेंस कितना होगा, पीजी का 5 centimeter. 5 सेंटीमीटर। क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, यस sir. सर। चलो इतना दिया हुआ है, और ये जो रोड है ना वो इक्विलिब्रियम में है, वो ऐसे पड़ा हुआ है। तो मुझे क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द रिएक्शंस एट द नीफ एजेस। तो मुझे क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, बताओ मुझे। R1 and R2. R1 R2 तो R1 एंड R2 मुझे फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये आप ही मुझे कराओगे, मैं आपको जस्ट हिंट दूंगा। चलो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले है ना हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे। देखो रोड तो इक्विलिब्रियम में है ही, तो सबसे पहले हम उसको पहले ट्रांसलेशन, उसके बाद रोटेशनल। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। R1 plus R2 is equals to W dash plus W. कौन बोला? मानव. एकदम परफेक्ट मानो। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एकदम बढ़िया बोले, हाँ? कि भाई रिजल्टेंट फोर्स जीरो करना पड़ेगा। रिजल्टेंट फोर्स जीरो कब होगा? तो बोले ऊपर जितना फोर्स है उतना नीचे होना चाहिए। तो R1 प्लस R2 मस्ट बी W प्लस W डैश। चलो सबको ये पता चला भैया? Yes, sir. तो कहना इसे W जो है ना वो 4 kg इंटू जी, 4g mg, W इक्वल टू माजी, बट W जो है वो 4g है एंड W डैश जो है वो 6g है। तो कहना इसे इट इज अ 10g। Yes, sir. G is a 9.8, G is a gravitational acceleration 9.8। चलो यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. अब दूसरा क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? rotational equilibrium. Rotational equilibrium. फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। Summation of torque is equal to 0. Summation of all the torque equals to 0 with respect to Origin, any Origin. point. with respect to any point of reference, any reference point। आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपके नोट्स में जो सॉल्यूशन रेफरेंस पॉइंट है ना, जी को कंसीडर किया है, वहां पे रेफरेंस पॉइंट जी को कंसीडर किया है। चलो आप मुझे बताओ, मैं कोई और रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना चाहता हूं एंड मैं प्रूव करूंगा, मैं ये प्रूव करके दूंगा कि नोट्स में जो आंसर आ रहा है वही आंसर यहाँ पे आएगा। मतलब ये टॉर्क जीरो करने की बात जो है ना वो किसी भी रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करके हम कर सकते हैं। वहां पे आपके नोट्स के अंदर जो सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है वहां पे जी को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया हुआ है। अब मुझे ये बताओ, मुझे अब आपको कौन सा करना है? जी ले सकते हो, जो एज है उसको E1 E2 बोल देता हूँ, E1 E2 भी ले सकते हो, या फिर P ले सकते हो, या B भी A E1 P G E2 B कोई कुछ भी ले सकते हो। क्या लेना है बोलो आपको? E2 तो कौन बोला E2? धैर्य। धैर्य। तो आप एक काम करना, मैं है ना यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में, मैं लेफ्ट हैंड साइड का जो सबसे पहला जो पॉइंट है ए, पॉइंट ए, उसके रिस्पेक्ट में मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आप घर पे जाके E2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके सर। यहाँ पे पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। आपके नोट्स में कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में है? जी। जी। बट मैं क्या कर रहा हूँ अभी? A के रिस्पेक्ट में। ए। तो आपको रोड को कहाँ से आपको पकड़ना है? रोड को अभी आपको रोड को पकड़ लेना है। कहाँ से पकड़ना है? ए से। ए से। जस्ट थिंक A अबाउट से। दैट, जस्ट थिंक यू आर होल्डिंग द रोड फ्रॉम द पॉइंट ए। ओके, Yes, sir. रिजल्टेंट टॉर्क जीरो। तो कितने टॉर्क है यहाँ पे मुझे ये बताओ, कितने फोर्सेस है? 4. 4। तो रिजल्टेंट टॉर्क जीरो मतलब τ1 τ2 τ3 τ4 अप टू τ4 जीरो। अब टॉर्क इज इक्वल टू क्या? तो बोले फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहला फोर्स जो है ना वो R1 है, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेने का है? पॉइंट इसे ए से। कितना है? 10 मीटर। 10 10 centimeter. सेंटीमीटर। तो इंटू 10। चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 लिया,
बट मुझे ये बताओ कि आपने रोड को पकड़ के रखा है पॉइंट ए से, और R1 का जो फोर्स लगेगा तो रोड ऊपर के जाने की ट्राई करेगा, नीचे जाने की ट्राई करेगा? R1 फोर्स के द्वारा वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा सर। तो वो क्लॉकवाइज हुआ ऊपर। या एंटी क्लॉकवाइज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू क्लॉक पॉइंट? क्लॉकवाइज। Clockwise। अरे भाई, पॉइंट ए को पकड़ो और रोड को, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज। तो रोड को ऊपर की तरफ घुमाओगे तो एक क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके लिए पॉजिटिव लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा? सर ये फिर से समझाओ ना सर। अरे पहले आप काम करो, रोड ए को कहाँ से पकड़ना है आपको? ए पॉइंट सर। अब पकड़ लिया? पकड़ लिया। यस सर पकड़ा। अब R1 है ना, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, R1 फोर्स लगाओ रोड के ऊपर, तो रोड कौन सा डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेगा, ऊपर के नीचे? सर घूम के ऊपर से नीचे आएगा फिर। अरे घूम से, अच्छा पहले जाए, मैं ऐसा बोला कहाँ पे जाएगा? ऊपर 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 जाएगा। ऊपर क्लॉकवाइज जाएगा। हुआ या एंटी क्लॉकवाइज हुआ रोटेशन उसका? एंटी क्लॉकवाइज। तो वही तो मैं बता रहा हूँ। ओके, यस सर। चलो अब टाउ टू मतलब दूसरा फोर्स मतलब डब्ल्यू डैश का वैल्यू कितना है? डब्ल्यू डैश का वैल्यू कितना है? 30 सेंट। हाँ, और उसका वैल्यू कितना, डब्ल्यू डैश का वैल्यू मतलब फोर्स का वैल्यू कितना है? तो 6G, कैन ऐसे 6G, 6 इंटू 9.8। यस सर। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस से लेना है ऐसे पॉइंट ए से, कितना है? 30 सेंटीमीटर। 30। 30 सेंटीमीटर। बट अगर इसके बारे में सोचते हो तो ये रोड कौन से डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेगा? डाउनवर्ड। क्लॉकवाइज। अरे भाई, अब अपवर्ड कहाँ पे आएगा? डब्ल्यू कौन से डायरेक्शन लग रहा है? डब्ल्यू डैश देखो तो, डाउनवर्ड बोला। डाउनवर्ड डाउनवर्ड। आपने रोड Clockwise को ए जाएगा। से पकड़ा हुआ है, आपने रोड को पकड़ा हुआ है ए पॉइंट ए से, और आप नीचे की तरफ नीचे की तरफ आप अभी उसको फोर्स लगाओगे तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे। वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। शुड बी टेकन पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। चलो अब T3 की बात करेंगे। तो T3 की बात करेंगे तो T3 मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है? तो डब्ल्यू, 4G। 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 उसका डिस्टेंस कितना आएगा? 35। 35। 35। शुड बी टेकन पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। लास्ट वन, R2, फोर्स इज R2, डिस्टेंस कितना? 60। 45। 60 भैया, 70 में से 10 जाएगा तो 60 बचेगा ना? हाँ सर। नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव आएगा, क्यों? बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। तो अभी है ना, मैं ऐसा कह सकता हूं कि 10R1 प्लस 60R2 इज इक्वल टू, राइट साइड कितना बनेगा? 3 6 88, 180 180G। प्लस 35 इंटू 2, 70 इंटू 2, 140। तो 180 प्लस 140, 180 प्लस 140। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। तो कैन आई से R1 प्लस 6R2 इज इक्वल टू 32G? यस सर। डिवाइड बाय 10 कर दिया। हाँ, डिवाइड बाय 10 कर दिया। अब इक्वेशन 1 हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है। इक्वेशन 1 को वापस लिखते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, दैट वाज इक्वल टू 10G। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो तो क्या बचेगा? 5R2 is equal to 22G। तो R2 का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? 22G/5। 22 into 9.8 divided by 5। करो तो क्या आता है, देखो तो। 4.4। 22 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 5 क्या आएगा? 43.12। तो आपका आंसर आएगा 43.12। तो R2 का वैल्यू आएगा 43.12 न्यूटन।
देखो अब R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 10G, 10 इंटू 9.8 मतलब 98, 10 इंटू 9.8 मतलब 98। तो अगर आपको R1 फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 98 माइनस 43.12, तो क्या मिलेगा आपको 54.88. 54.88। तो आप एक बार देखो तो आपके नोट्स के अंदर जो आंसर आ रहा है वो सेम है कि अलग है, देखो तो। सेम है सर। Is that the same to same? यस सर। So here we had considered a reference point as a, मैंने ए कंसिडर, one रेफरेंस पॉइंट क्या A. कंसिडर किया था, A. वहां पे जी है कंसिडर किया हुआ है। आपके नोट्स के अंदर जी को कंसिडर करके पूरा सॉल्व किया है, मैंने ए को कंसिडर करके किया, बट यू कैन सी दैट द बोथ द आंसर इज कम्स आउट टू बी अ Same. सेम। क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes. Sir. इज इट ओके? Yes, sir. आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट लेके सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही हो जाएगा, आप ट्राई करना अलग अलग रेफरेंस पॉइंट, ओके? Yes, sir. तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो हमने डिस्कस कर लिया। 9th बाकी रहेगा। 9th थोड़ा अलग टाइप का है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। फिर 10, 11 एंड 12 आई थिंक मैंने करा दिया है। Yes, sir. 13 भी हो गया। 13 एंड 14 भी हो गया होगा। इज इट ओके? फिर यस बाकी सर, होगा 15 बाकी होगा, है ना? कि 15 हो गया है? बाकी है। बाकी है 16 हो 16 गया हो होगा, गया। 15 के बाद 16 हो गया। यस सर, अब है ना कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी है, कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स बाकी है, कुछ इलस्ट्रेशंस के बाकी है बट थ्योरी सारे खत्म हो गए। तो अब आज का सेशन तो मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, बट थोड़ी मेरी बात सुन लो।